हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है। तो 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जो है तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था। किसकी तरफ से किया गया था? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से किया गया था। तो तानसेन समारोह के अवसर पर ही करीब 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया, तो उन्होंने क्या बना दिया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो 1500 तबला वादक जब एक साथ तबला बजा रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो इसी अवसर पर, मतलब तानसेन समारोह के अवसर पर, जो वहाँ के सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा 25 दिसंबर को क्या घोषित कर दिया गया? तबला दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब हर साल 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एमपी की। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एमपी के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो कि जीके के बनते हैं, और वहाँ की जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है हम आज के क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कल हमने यूपी को कवर किया था। ठीक है, यूपी के करंट अफेयर्स, वहाँ की स्टैटिक चीज़ें और कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमने देखी थी। उसी तरीके से हम आज की क्लास में एमपी को कवर करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि हम डेली एक राज्य पकड़ें और उसकी जीके, स्टैटिक जीके, कला और संस्कृति और जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो डेली किसी न किसी राज्य की खत्म करें। तो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो भी राज्य आएगा हम रोज एक राज्य को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम एमपी पे नज़र डालते हैं। तो देखिए, एमपी की कैपिटल क्या हो जाती है? भोपाल हो जाती है। दोस्तों, ये चल रहा है आपका रिवीजन टाइम, और जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बोलती हूँ कि रिवीजन याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। तो रिवीजन करने का कोई भी मौका मुझे और आपको नहीं छोड़ना है। चीज़ों को याद रखना है तो हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलते चलोगे। ठीक है, कैपिटल क्या है? भोपाल हो जाएगी। और वहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? वो मोहन यादव हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं वहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप लोगों को याद रहे और आप लोगों का बार बार रिवीजन हो, इसीलिए मैं एक चीज़ को कई बार बोलती हूँ। जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उसको मैं 2 से 3 बार भी बोलती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलते चलिएगा प्लीज़। ठीक है, और अगर मैं पूछूँ कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग कहोगे बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा राजकीय पशु हो जाएगा। पक्षी कौन सा हो जाएगा? पक्षी बहुत ही अच्छा है, उसका नाम है दूधराज। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? राजकीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, जिसे कि हम कहते हैं बनियन ट्री। और अगर मैं पूछूं खेल कौन सा है एमपी का, तो एमपी का खेल हो जाएगा मलखंभ। ठीक है, ये एक किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मलखंभ एक तरीके का मार्शल आर्ट होता है। ठीक है, और ये कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मलखंभ राजकीय खेल हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा व्हाइट लिली। मछली कौन सी है? मछली हो जाएगी महाशीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, महाशीर। अच्छा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो आप लोग कहोगे उनका नाम था श्री रविशंकर कुमार। ठीक है, रविशंकर कुमार कौन थे? वहाँ के पहले सीएम थे। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी उमा भारती। नाम ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नर कौन बने थे? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात भी बताऊंगी आपको। देखिए, एमपी के पहले गवर्नर जो बने थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुन के आपको क्या याद आ रहा है? आपको याद आ रहा होगा कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद हो जाने पर महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए अपना कैंडिडेट किया। तो क्या हुआ? इस वहाँ पर डिस्प्यूट हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। फिर पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने, तो फिर कौन अध्यक्ष बने थे? अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोग नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हिस्ट्री से बाहर निकलते हैं, आते हैं मध्य प्रदेश पे। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप
लोग पा जाएंगे क्या, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने, सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। अच्छा, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका खजुराहो का मंदिर पड़ता है छतरपुर में। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने करवाया था। और ये किस शैली में बनाया गया है, ये कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर है वो पंचायतन शैली में बनाया गया है। ठीक है, कौन सी शैली में बनाया गया है, पंचायतन शैली में बनाया गया। पंचायतन शैली क्या होती है, ये हम किसी अलग दूसरी क्लास में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं करंट अफेयर्स को। अच्छा, भीमबेडका की गुफाएं कहाँ पर पड़ती हैं, भीमबेडका की गुफाएं भी आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, रायसेन जिला में। कहाँ पर पड़ेंगी, रायसेन जिले में पड़ेंगी। और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका ग्वालियर में। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है, एमपी में ही पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और ओंकारेश्वर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे एक आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी। उसका नाम क्या था, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस, समानता की प्रतिमा। ठीक है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया था कहाँ पर, ओंकारेश्वर में किया गया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं। एक बार उनके नाम देख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका पन्ना, दूसरा हो जाएगा कान्हा, और तीसरा हो जाएगा आपका बांधवगढ़, चौथा हो जाएगा पेंच, पांचवा हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, और जो 6th नंबर का है वो हो जाएगा संजय, और 7th नंबर का हो जाएगा माधवगढ़, 8th नंबर का क्या हो जाएगा, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, और 9 नंबर का जो हो जाएगा वो है कूनो नेशनल पार्क। ये कूनो नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहाँ से नामीबिया से चीते ला करके बसाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब हम चलेंगे सतपुड़ा श्रेणी पर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धूपगढ़ है। और सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, महादेव। ठीक है, महादेव, ये भी ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रपात है, जल प्रपात, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, धुआंधार, जहाँ भेड़ाघाट इसी पर पड़ता है। यहाँ के जो संगमरमर हैं, जो नेचुरल वहाँ पे मार्बल है, धुआंधार प्रपात के पास, जो भेड़ाघाट के पास जगह पड़ती है वहाँ पर है। तो ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, शारावती नदी पर है। याद रखिएगा, शारावती नदी पर। ठीक है, चलिए, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर पड़ेगा, ये भी पड़ेगा नर्मदा नदी पर, एमपी में। अच्छा, अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स को। ये तो हो गई स्टैटिक चीज़ें। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने की सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके द्वारा। ठीक है, अच्छा, बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट किसको घोषित किया गया था, जिसे कि सेंचुरी एशिया अवार्ड दिया गया था, ये भी एमपी को घोषित किया गया था। अभी जल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जल महोत्सव का उद्घाटन किया गया आपका खांडवा जिले में। खांडवा जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है ये। देश की पहली लाइव सुनवाई कहाँ पर हुई, ये एमपी हाई कोर्ट में हुई। ध्यान रखेंगे आप लोग। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कल हमने इसके बारे में बात की थी, तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, और तानसेन सम्मान 2023 किसको दिया था, तो ये मिला है पंडित गणपति भट्ट को। मेरे साथ चीज़ें आप लोग सारी बोलते चलोगे, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग बोलते चलोगे। ठीक है, भारत का तीसरा संगीत शहर कौन सा बना था, ये भी आपका ग्वालियर बना था। अब तीसरा ग्वालियर बना था, तो पहले 2 कौन से थे, यहाँ से ये भी तो क्वेश्चन बनेगा। तो पहले 2 थे वाराणसी और चेन्नई। ठीक है, कौन से थे, वाराणसी और चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखना, चेन्नई। और भारत का पहला ऐसा महिला थाना जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला था, वो भोपाल महिला थाना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एमपी का नया टाइगर रिजर्व एक बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बना। अच्छा, मुख्यमंत्री कृषक योजना कहाँ पर चलाई गई, मुख्यमंत्री कृषक योजना चलाई गई
मध्य प्रदेश में। यहाँ की और योजनाएं जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, लाडली बहना आवास योजना और लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं इनको 1,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर इस राशि को कितना कर दिया गया, 1250 कर दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओंकारेश्वर मंदिर के पास में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया था। इसका नाम क्या है, समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। हम अभी पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। अच्छा, देश का पहला सौर शहर कौन बना है, तो देश का पहला सौर शहर जो बना है उसका नाम है सांची। और उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है, अयोध्या बनने जा रहा है। और नेशनल स्मार्ट सिटी 2022 के अवार्ड के अंतर्गत 3 शहर कौन से हैं जो प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं, तो पहला तो जो है इंदौर, एमपी का इंदौर शहर है, ठीक है, दूसरा सूरत गुजरात है और तीसरा उत्तर प्रदेश का आगरा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं राज्य की बात करूं, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो 2022 का है, इसमें राज्य कौन कौन थे, तो पहले नंबर पर हो जाना है आपका एमपी, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है राजस्थान और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी पूछ देगा तो आप लोग कहोगे यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, क्या रहेगा, चंडीगढ़। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर खोला गया, तो देश का पहला यूनिटी मॉल खोला गया था आपका उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में यूनिटी मॉल खोला गया। उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, भोपाल में किया गया था, ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष और उन्मेषा। और भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था मांडला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, ये भी आप कहोगे मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, कितने हैं, 785। ये अभी जो नई रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। जस्ट आस्क चैटबोट कहाँ लॉन्च किया गया था, तो जस्ट आस्क चैटबोट लॉन्च किया गया था एमपी में, ध्यान रखिएगा। और एमपी का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खोला जाना है, ये खोला जाना है जबलपुर में, याद रखेंगे जबलपुर में। और सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। कहाँ से की गई थी, एमपी के शहडोल जिले से की गई थी, एमपी के शहडोल जिले से। और सिकिल सेल एनीमिया का उन्मूलन हमें कब तक करना है, 2045 तक करना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो कि चौथा संस्करण था, उसमें प्रथम राज्य कौन रहा, तो पहला राज्य रहा एमपी। अगर पूछूं जिला कौन रहा, तो आप कहोगे गंजम जिला जो कि पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, उड़ीसा। और 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुआ था इंदौर में। 7वां नहीं है, ये 17वां संस्करण था, ठीक है। अच्छा, जीआई टैग बताओ अब, तो जीआई टैग अभी हाल ही में मिले हैं, जो एमपी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तो है गोंड पेंटिंग, ठीक है, दूसरा है सुंदरजा आम को मिला है, रीवा जिले में होता है ये, ठीक है। मुरैना गजक, इसको भी याद रखिएगा, मुरैना गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। और भारत की पहली महिला कप्तान जो कि नेत्रहीन है, क्रिकेट टीम की महिला कप्तान कौन बनी है, इनका नाम है सुषमा पटेल, ठीक है। और ये भी एमपी से ही बिलोंग करती हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये भोपाल में किया गया था। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो कि 5वां संस्करण था, कहाँ पर किया गया था, एमपी में किया था, ठीक है। और इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट था आशा, ध्यान रखोगे आप लोग, मैस्कॉट आशा था। और जीता कौन था, तो महाराष्ट्र जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन बना था, तो दूसरा शहरी निकाय बना है इंदौर। अब यहाँ पे पूछूंगी मैं पहला कौन जारी करा था, तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया था, तो ये आपका आयोजित हुआ है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एमपी के जो इतने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते थे हमने वो रिवाइज किए हैं। जो स्टैटिक चीज़ें एमपी की बनती थी हमने यहाँ पर वो रिवाइज की हैं। कला संस्कृति को भी कवर किया, कुछ पार्ट हिस्ट्री का भी आया वो भी हमने कवर किया। तो आप लोग मेरे साथ ये रिवीजन करते चलो, हम लोग ऐसे ही चीज़ें रिवीजन करेंगे तो हमें ये याद रहेंगी, ठीक है।
और अभी मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीर ग्रुप्स में। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में बीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्थान किसका लेने वाले हैं? ये स्थान लेंगे एस मुंदड़ा। ठीक है, एस मुंदड़ा का स्थान लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होगा। तब प्रमोद अग्रवाल बीएससी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बीएससी क्या है? बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, याद रखिएगा। और बीएससी के इंडेक्स को क्या कहते हैं? तो बीएससी के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अच्छा, बीएससी तो हमें पता चल गया। अभी आप लोगों ने कभी कभी नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे, एनएससी। एनएससी क्या है? एनएससी है न्यू दिल्ली में इसका, नहीं सॉरी, एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निफ्टी। ठीक है, निफ्टी कहते हैं एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज को। और इनके दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाते हैं? इनके दोनों के हेडक्वार्टर हो जाएंगे मुंबई में, याद रखेंगे, कहाँ पर हो जाएंगे? मुंबई में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा बीएससी एनएससी हो गया। अब हम एक नज़र डालेंगे अपने किस पर? ऑप्शंस पे। तो अमूल मजूमदार, ये अभी चर्चा में रहे थे, ये कौन है? ये महिला क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? ये सीवीसी ऑफिसर बने थे। ठीक है, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने हैं, ध्यान रखिएगा। संजय कुमार अग्रवाल कौन है? संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष बने हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनके अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीन अलग ऑप्शन भी अभी चर्चा में थे, इसलिए इनके नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? तो जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख थे रहे हैं, उनका नाम है एम नरवणे। इनका नाम, पूरा नाम हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया है, ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम हो जाएगा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो मनोज कुमार नरवणे जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है। तो इस किताब में ये इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, इसमें इन्होंने जो 2020 वर्ष 2020 में 2020 के दौरान लद्दाख में जो गतिरोध हुआ था उसके हादसों का जिक्र किया है, खुलासा किया है। और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ जो भारतीय जवानों की झड़प हुई थी उसके बारे में ये किताब बताती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो पूर्व सेना प्रमुख हैं एम नरवणे, जिनका कि नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या हो जाएगा? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस हम मनाते हैं 26 दिसंबर को। अब वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? ये दिन मनाया जाता है, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनके साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों साहिबजादों के शहादत के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाना शुरू किया है? ये वर्ष 2022 से मनाया जाना शुरू किया है, वीर बाल दिवस घोषित हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर अभी मैं पूछूं कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस, तो आप लोग कहोगे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, 20 नवंबर को। और राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनकी जयंती होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में 50वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो 85वें नंबर की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के लिए आयोजित की गई थी, ठीक है, उसमें पुरुष एकल का खिताब जिसने जीता है उनका नाम हो जाएगा चिराग सेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 85वां संस्करण था,
ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में किया गया था आयोजन, ये ध्यान रखेंगे। स्थान भी और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चिराग सेन ने जीता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के। कहाँ को बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। तो पुरुष एकल हो गए जो जीतने वाले चिराग सेन। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है आपका अनमोल खरब ने। ध्यान रखेंगे, अनमोल खरब, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ये है हरियाणा की, हरियाणा को बिलोंग करती हैं ये अनमोल खरब। नाम याद रखेंगे। ये दोनों शटलर जो हैं, शटलर कहते हैं बैडमिंटन प्लेयर्स को, तो इन्होंने पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाना है, तो ये हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। और मैं पूछूं कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग कहोगे 1934 में हुई थी, ठीक है। और इसके हेड कौन हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि चलिए बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ कप्स का नाम बताओ, या फिर आपको ऑप्शन में आ जाए कि थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, ठीक है, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्ढा कप, ये सब कप जो हैं किससे संबंधित हैं? तो आप लोग कहोगे बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला और चड्ढा कप, ठीक है। ये सब किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, अभी बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो चिराग शेट्टी और साईराज रंकीरेड्डी का नाम भी ध्यान आया होगा। साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की वो धुआंधार जोड़ी है जो सारे के सारे कप्स जीत के लाती है। तो चिराग शेट्टी और साईराज रंकीरेड्डी की जो जोड़ी है, इनको भारत का कौन सा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जाना है वर्ष 2023 के लिए, याद रखिएगा, साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया, उनको किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रॉबर्ट एम सोला, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनको अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और आर्थिक विकास के सिद्धांत में योगदान देने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो किस में दिया गया था? अर्थशास्त्र में दिया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ेंगे अब हम आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एशियाई युवा चैंपियनशिप का आयोजन जो कि शतरंज से जुड़ी हुई है, इसका किया गया है आयोजन यूएई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये संस्करण कौन सा था? 25वां संस्करण था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और यूएई में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर जीते और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 7 3 10 2 12 मेडल जीते भारत ने। तो 2 गोल्ड मेडल किसने जीते? 2 गोल्ड मेडल जो जीते हैं, ये जीते हैं आपके, एक तो हैं कियाना परिहार, दूसरा नाम है हर्ष सुरेश, ठीक है। कियाना परिहार जो हैं, इन्होंने अंडर 8 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, अंडर 8 की कैटेगरी में जीता है। और हर्ष सुरेश जो हैं, इन्होंने अंडर 16 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यूएई का नाम आया है तो हो सकता है आप लोगों को कोई चीज़ याद आई हो। तो यूएई में अभी क्या हुआ था? COP 28 हुआ था, ठीक है। और COP 29 कहाँ पर होगा? COP 29 का आयोजन होगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में, ये भी याद रखिएगा। ये हम पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को याद रहे इसीलिए बार बार रिवीजन कराती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जिसे सूचीबद्ध किया गया है उसका नाम हो जाएगा SGBS उन्नति फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये SGBS फाउंडेशन जो है, ये बेंगलुरु का एक NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज तो हमने देख लिया, BSE होता है, NSE होता है, ठीक है। लेकिन सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, देखिए NGO, इस जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इस पर NGOs लिस्ट किए जाएंगे। वैसे तो
जो एनजीओ एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर होके जो एनजीओ बन जाते हैं, और कभी कभार ऐसा भी सुनने में आता है कि एनजीओ जो हैं उनका गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उनकी फंडिंग गलत तरीके से यूज़ की जा रही है। तो जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जो एनजीओ लिस्ट हो जाएंगे और उनको क्या होगा, फंडिंग मिल सकेगी, और इसको सेबी की अनुमति के बाद लिस्ट किया जाएगा। तो जो भी फंडिंग वगैरह होगी ये एक ऑथराइज्ड प्रोसेस के द्वारा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इनको अच्छी फंडिंग मिल सकेगी और जिस चीज़ के लिए फंड मिला है वो उचित डायरेक्शन में जा सकेगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जो रजिस्टर हुआ है उसका नाम क्या है, SGBS उन्नति फाउंडेशन, ठीक है। अब एक नज़र डालते हैं हम इन दो ऑप्शंस पे, AWSDC फाउंडेशन। तो AWSDC फाउंडेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। AWSDC फाउंडेशन कौन है, ये एक अफ़गानी एनजीओ है, ठीक है, अफ़गानी एनजीओ है जिसको कि फिनलैंड के द्वारा इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी अवार्ड दिया गया था, जेंडर इक्वेलिटी बिजनेस प्राइज दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, फिनलैंड के द्वारा दिया गया था। अफ़गान से बिलोंग करता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और तपोवन फाउंडेशन, ये ऑप्शन नंबर डी पे भी देखते हैं इसको। देखिए तपोवन फाउंडेशन जो है ये एक असम का फाउंडेशन है, ठीक है, एनजीओ है, असम का एनजीओ है, और इसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप प्राइज दिया गया था, चिल्ड्रन चैंपियन प्राइज वर्ष 2023 के लिए। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य में पुनौरा धाम परियोजना की घोषणा की गई है। तो देखिए पुनौरा धाम परियोजना की घोषणा की गई है कहाँ पर, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार ने सीतामढ़ी जिला जो है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है पुनौरा धाम मंदिर, ठीक है, पुनौरा धाम मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है, और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। पुनौरा धाम से जुड़ी हुई एक मान्यता है कि पुनौरा धाम को माता सीता के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए पुनौरा धाम जो मंदिर है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और पुनौरा धाम की घोषणा किसके द्वारा की गई है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अभी बिहार की बात हो रही है तो हमने करंट अफेयर में, पिछले हम करंट अफेयर में बिहार की करंट अफेयर और स्टैटिक चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार का जो मखाना है जो कि है मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना, इसको क्या मिला था, GI टैग मिला था। किसको, मिथिला मखाने को। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर होती है, मधुबनी पेंटिंग ये भी बिहार की पेंटिंग है, ध्यान रखेंगे हम। तो इस प्रकार से आज 27 दिसंबर का करंट अफेयर हमने ये कंप्लीट किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।